अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से चैनलों ने हर एक ने अपने तरीक़ाए कार से गुफ्तगू की पंडोरा बॉक्स के ऊपर, पंडोरा लीक्स के ऊपर। माजरत के साथ जैसे कि बॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो मैं भी चाहूँगा उसी तरह ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो। बैकग्राउंड पे वो शॉर्ट में जो नाम उन्होंने चलाए हैं वो नाम चल रहे होंगे, साथ आप देख रहे होंगे। ICIG ने जो पूरी रिपोर्ट है बैकग्राउंड पे वो रोलिंग की शक्ल में चल रही होगी। लेकिन जो मैं बात आज आपसे करना चाहता हूं ना, ये असल जो इशू है जिस तरफ तवज्जो नहीं दी जा पा रही। पहली तो बात ज़हन में रख लें कि सियासतदान कोई नहीं चाहता कि ये मुल्क तरक्की की तरफ चले। लूट मार करके इसी तरह ये आज से काम नहीं जा रहा। ये पैसा लीक होना, फिर बाहर से टीटीएन लग के आना, आपके सामने इन सब की औकातें सामने आ चुकी, इनकी शक्लें वाजे हो चुकी हुई हैं कि इन्होंने ये लूट मार करनी है। हुंडी के जरिए पैसा जाना है, वहां से जहां से करप्शन का पैसा ट्रांसफर होना है। और दो तरीके हैं, हुंडी के जरिए या लांचों के जरिए, अपना गोल्ड की शक्ल में, किसी शक्ल में ये जाना है। ये पाकिस्तान का पैसा, ये रुकना है यहां पर। मैं आज के प्रोग्राम में अपनी बात में कम करूंगा, जो मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल्स में जो गुफ्तगू की है। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, सुनिएगा पूरा आपको, और फिर मुझे राय देनी है ताकि मैं उससे आगे आप तक मैं आगाही कर सकूं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं चाहूंगा वही चीजें आपके साथ सारी मैं डिस्कस करूं जो मैंने मिसाल बोल चैनल पे गुफ्तगू की है, PTV न्यूज पे की है और डिफरेंट चैनल पे की है। लेकिन जो कि प्रोग्राम बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा, मैं पहले आपको लेके चलता हूं। पहले जरा एक चीज का जिक्र जरूर करना है। और एक खबर चली, मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने तो अभी तक कंपनियां नहीं बताई अपनी। चलें, इसके नाम से वो गालबन राहील मुनीर के नाम पर आ रही। चौधरी मुनीर साहब ठीक है, अच्छे आदमी है वो, तो वो भी तो दामाद है ना आपके, तो आप ही लोग क्यों इन्वॉल्व हैं सारे कामों के अंदर। और देखिए, आप अंदाजा लगाएं, इतना गरूर। इफ UK डेस्क एयर्ड इट, वी विल आल्सो सू देम देयर if ARY does not apologize immediately on this fake news, I will take them to the court, sue them। जरा सुनिएगा। और हर वक्त झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, इनके फ्रंट मैन, इनके खास एंकर वो चलाते रहते हैं खबरें, आप सबने देखी हैं वो। और मैं सिर्फ बैकग्राउंड पे ये इसके ट्विटर ये इसलिए चला रहा हूं ताकि आप तक समझ आ जाए। फिर नो वन बी स्पेयर्ड, बहुत हो गया। धमकी देखें आप, ये भी जरा कोर्ट के सामने ले जाना। वो चहीते अफसार आलम और जो बाकी इनके चहीते हैं जो लेकर गए हैं, जरा बता दें। यस विल डू इन कंसल्टेशन विद माय लीगल टीम, वॉन्ट स्पेयर देम। गुरूर और तकब्बर देख लें। और ARY डिड टू, वो जो बात खबरों में बात करते हुए कि जनाब क्या हो गया, अब जो मेन खबर जहां से स्टार्ट होती है, दिस इज नॉट एनफ। ARY नीड्स टू टेंडर एन अनएम्बिगुअस अपॉलॉजी फॉर running a totally malicious and fabricated news, dragging my son, or be ready for a strict legal action here and in the UK। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, यानी खुद रोज़ाना झूठ की फैक्ट्री लगाई हुई है। और ये औकात है इन लोगों की, माजरत के साथ दुख होता है। ये सारे प्रिंसिपल ज़रा निकालने ना आ जाएँ, ज़रा तहकीक हो जाए सारी इस बात की कि आप लोगों को हैं क्या। बैकग्राउंड पर ये सारी चल रही है, ये अब आए ना उसी पे ही। प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक पैमरा के पास आए, जो आम लोग आते हैं पैमरा के अंदर जाए। और ये सारा जो निज़ाम, जो जितने भी ये फेक न्यूज़ चैनल्स के हवाले से आना, तो पहले आप पैमरा में आएंगे, आएँ पैमरा में पहले, ठीक है ना जी। और अगर आपने और मीडिया इस्तेमाल किया है, अखबार वगैरह, तो फिर सुबह बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ जिस तरह भी है। लेकिन ये बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। अब आपको एहसास हो रहा है, अब ज़रूरत है मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट की। अब फवाद चौधरी ने भी कह दिया है, अब तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ज़रूरत क्यों है इस बात की। मैंने बोल न्यूज़ पे जो कुछ कहा है, वो प्रोग्राम चूँकि लेंथी है, जो मेरा पोर्शन है वो आपको अभी ज़रा पहले वो सुन लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। पहले बोल न्यूज़ के वो वाले जो मेरे पोर्शन है ना, 2 या 3 हिस्सों के अंदर है, वो आप तक पहले देख लें। बुनियादी तौर पर अगर आपको याद होगा कि जब पनामा लीक्स आई थी, पनामा पेपर्स आए थे, तो पनामा पेपर्स में नाम आने की बुनियाद पर तो सोशली अगर देखा जाए, मॉरली अगर देखा जाए, पूरी दुनिया बड़े बड़े लीडर जिनके नाम आए उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा कि ये पिटीशन बकायदा गई और सुप्रीम कोर्ट में पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। यहाँ मैं चीजें क्लियर कर दूं आपके सामने कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में अगर आप आ जाएं, बहामास में आ जाएं, पनामास में आ जाएं,
ये BVI कंपनी जितनी भी है ये कंपनी बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन असल जो बात है कि ये आपके एसेट छुपाने के लिए बुलाई जाती हैं, ये लेयरिंग की जाती है, एक कंपनी के पीछे दूसरी कंपनी, दूसरी के तीसरी कंपनी, और ये सारी कंपनी इतनी ज्यादा है और ये ज्यादातर वहीं उन्हीं आइलैंड पे बनाई जाती है जहां दौलत छुपाई जाती है, ताकि नाम सामने ना आए, क्लियर ना आए। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने उन कंपनियों में अपना इंटरेस्ट अगर आपने शो कर दिया, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आप पे दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो आपने वो टैक्स के पर्पस के लिए डिक्लेरेशन देनी है, दूसरा नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर करनी है। अगर नॉमिनेशन पेपर में आपने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड, अभी आप समझते कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और टैक्स भी अवेड नहीं किया आपने। लेकिन यहाँ होता ये है कि ना सिर्फ नॉमिनेशन पेपर में बल्कि ये डिक्लेयर नहीं करते, तो दो तरह की चीजें बनती हैं, और वही नवाज शरीफ का केस आपके सामने प्राइम एग्जांपल है कि नवाज शरीफ ने ऑफशोर कंपनियों के अंदर जो बनी थी, दुबई की कंपनी बनी थी, उसमें बेटे से तनख्वाह लेते थे जो डिक्लेयर नहीं की थी। अब तनख्वाह लेना या लेना ये इशू नहीं है, आप चाहे अप्रूव हो वो मिस डिक्लेरेशन की तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का 62 आर्टिकल अप्लाई होता है। तो इनमें ये पहला कैटेगरी आपकी उनकी आ जाएगी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती हैं, अगर नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स नहीं दिया, तो वो उनका केस चला जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरे आ जाएंगे सरकारी अफसर वगैरह या बाकी लोग हैं। अब सरकारी अफसर का जो मामला है वो नैब का केस आएगा, एक अगर टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, दूसरा वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले में आएगा, सेक्शन 9 अट्रैक्ट करेगा, वहां पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से भी और सरकारी अफसरान के हवाले से भी वहां नैब भी कार्रवाई करेगी। और तीसरी आपके आ जाएगी जो बिजनेसमैन है, यानी बिजनेसमैन अगर किसी ने ऑफशोर कंपनियां बनाई, गैर कानूनी नहीं है लेकिन वो बनाई है टैक्स अवेड करने के लिए, अवेड करने के लिए, अवेजन के लिए, चोरी करने के लिए, तो वो आपके सामने मिसाल मौजूद है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब एसेट रिकवरी यूनिट वगैरह बने तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर आज खुद नोटिस लिया था, और उस वक्त अलीमा जो इमरान खान साहब की बहन है वो बकायदा उनका टैक्स अवेजन का केस आया था और उन्होंने वो टैक्स जितना बनता था पेनल्टीज वगैरह के साथ वो जमा कराया। तीसरी कैटेगरी आपकी ये आ जाएगी कि जो बैठकर ये देखेगी कि टैक्स अवेड किया, उसमें पेनल्टीज भी पड़ेंगी, आपको जुर्माने भी पड़ेंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर आप रिसेंटली अगर देख लें जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से, जब सिविल काउंसिल ने मामला भिजवाया एफबीआर को, तो वहां क्या हुआ, एफबीआर ने बकायदा उनसे जराए पूछे तो जराए सामने नहीं आए। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज निकली, 3.5 करोड़ की टैक्स लगाया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट वगैरह सेटिसाइड कर दी। यहाँ इस मामले को देखने के लिए अभी आपने अलीम खान का देख लिया कि अलीम खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया और वाकई उन्होंने चीजें डिक्लेयर की हैं। मैंने वो सारी चीजें वो देखी है, उनकी अपने तौर पर भी देखी है कि उन्होंने हर चीज डिक्लेयर किया, नॉमिनेशन पेपर में भी किया है। अब मामला यह है कि यहाँ इस सारे मामले को क्या किया जाए, जिसमें मैं कह चुका हूँ बड़ा आसान हल है। जुडिशियल कमीशन एक बना दिया जाए, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, सारे केसेस सामने ले आए, हर चीज आप पब्लिक करें, आवाम तक आए, वरना टैक्सेस के मामले तो आप कॉन्फिडेंशियली क्लास की वजह से नहीं ला सकेंगे। लेकिन जब अगर आप जुडिशियल कमीशन बना देंगे वो प्रोब करने के हवाले से वो सारी चीजें इकट्ठी करके फिर तीनों में से कौन सा एक्शन लेना है, टैक्स अवेजन का टैक्स लेना है, नैब के हवाले से एक्शन लेना है या डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। नवाज शरीफ ने पनामा के केस में अपने केस को बचाने के लिए 2016 में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बातें की जाती थी इमरान खान या मौजूदा गवर्नमेंट। भाई आप लोगों ने क्या की, आपको चाहिए था इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके चीजें सामने लाते, आप नहीं ला सके। तो सही, बिल्कुल। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपने अजहर सिद्दीक साहब पॉइंट आउट कर दिया है कि बिजनेसमैन किस तरह से उनके खिलाफ हो सकती है, जो इस वक्त सरकारी अफसरान की हैं उनके, और फिर साथ ही साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्या तरीकाकार हो सकता है। लेकिन इस पे जैसे आपने बताया मुख्तलिफ इदारे, तो मुख्तलिफ इदारे खुद से कर सकते हैं क्या, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जो 3 अहम चीज़ों पर बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, अदर साहब चले हम 1 बाय 1 उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से पनामा की चीज़ें गईं तो वहाँ पर जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद साहब और इस तरह से लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और वो पूरे एक केस की सूरत आई। अब ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस दे, हुकूमत ऑर्डर जारी करे, या फिर कोई इस तरह से प्राइवेट लोग जो हैं यानी कि पार्टीज़ हों या कोई लोग हों तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर जाएं तो फिर ये केस होगा। तरीकाकार क्या हो सकता है अब लीगली इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का? अच्छा देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त पनामा की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था। केस क्या था कि नवाज शरीफ के जो असासे हैं ये डिक्लेयर नहीं है, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आईनी तौर कानूनी तौर पर इन्हें डिक्लेयर करने चाहिए थे। तो वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक थे, जहां किसी भी सियासतदान के अगेंस्ट आज कोई भी है
यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बातें कर रही है, उन्हें चाहिए वो पिटीशन लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर वो वैसे तो शौकत अजीज साहब जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनके खिलाफ तो शायद ये केस ना बने, या किसी और खुसरो मुख्तियार के बारे में अगर बात किसी के बारे में पिटीशन लेकर जाएं, जैसे जमात इस्लामी भी बातें कर रही है, लेकर जाए। हमने जो बात समझने वाली है, मैं एक चीज में जो शायद साहब ने बात की वो क्लियर कर दूं, एमनेस्टी स्कीम पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए नहीं थी। पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी एमनेस्टी स्कीम ले नहीं सकता था। असल जो बुराई की जड़ है ना, वो कोई भी सियासतदान उसको मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाने, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आपके सामने है पापड़ वाला, फलूदे वाला, उसके अकाउंट से यहाँ से पैसा बाहर जाता है हुंडी के जरिए, और वहां से क्या करता है फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में, और जो इसहाकडार वगैरह ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1997 बनाया था कि जो पैसा बाहर से आएगा रिमिटेंस के जरिए आएगा उसको एनकैश करा लीजिए जाएगा पाकिस्तान में, वो जाके आपकी इकोनॉमी में ऐड होना है, फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में आना है, उसकी पूछगिछ नहीं होगी। ये उसका ये फायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ ये टेस्ट केस जो मौजूद है आपके सामने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो कह दिया कि जनाब बरी कर दिया, हालांकि वो 2 ट्रांजैक्शन के हवाले था। असल जो इशू है ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कुछ जो केसेस अगर चल रहे हैं ना, इनको मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए। और एक बार मैं आपको और बताऊं कि यहाँ सियासतदान कोई भी नहीं चाहता, उसकी जिंदा मिसाल ले लें आपने मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी जितनी भी है इसहाकडार के हवाले, बेटे के हवाले से है, या वो राहील मुनीर के हवाले या बाकी लोगों के, वो सारी प्रॉपर्टीज तो बाहर है। उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट अगर कार्रवाई करनी है तो उनके कवानीन आड़े आएंगे, और हमने ऐसी कोई लेजिस्लेशन की नहीं है। मिसाल के तौर पर हम वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते थे तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से एक कानून बना, उस कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन सर पर लेकर बैठ गई, अपोजिशन ने वो कानून नहीं बनने दिया, हालांकि फैटफ की वो शरायत थी, बड़ी वालिदा पर शरायत थी कि उसको किया जाए। आज तक पूछ के दे रहे हैं पार्लियामेंट, यानी बातें ये बड़ी करेंगे सियासत के हवाले से, लेकिन स्टेट्समेंट सोचकर ये किसी ने कोशिश कर रहा है, वो बात इनकी सियासत की बिल्कुल ठीक है कि पॉजिटिवली कोई नहीं कर रहा। एक तो काम बड़ा वादे तौर पर है कि इसमें लेजिस्लेशन के हवाले से, और मैं इसलिए तजवीज दे रहा हूं कि उन टीओआरस के अंदर बैठकर यही चीज तय की जाए कि अगला लायबल कैसे करना है, पैसे की जो अपना इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ से जा रहा है पैसा, निकल के जा रहा है और किसी शक्ल में भी जा रहा है, वो रोकना कैसे है, इसकी ट्रैफिक कैसे रोकनी है, बाहर से पैसा आ रहा है। और फाइनेंशियल टेररिज्म भी याद रखे, फेडरल पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है कि वहां से ऑफशोर कंपनी अगर देखा जाए बनाई इन लोगों ने थी, यानी अगर अफगानिस्तान को ब्रेक करना था तो ये उन दिनों के अंदर ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था। पैसा सारा आप लोगों ने सारा सुन लिया, उसामा बिन लादेन के बारे में बात आया, नवाज शरीफ के बारे में बात आई। नवाज शरीफ की अगर कंपनियां देखें आप, अभी तो तकरीबन सारी 16 कंपनियां आई हैं, इनकी तो 23-24 के करीब कंपनियां, वो कंपनियां आपका एक्सेस ही कोई नहीं है। आप लोगों ने स्विट्जरलैंड से अगर पैसा लाना था, आपने बाकी मुल्कों से अगर पैसा लाना था, बातें हमने बड़ी की, लेकिन हमने उस हवाले से क्या पॉजिटिव किया? कोई भी सियासतदान नहीं चाहता आपके सामने ये पनामा निकलेगा, पंडोरा निकलेगा, बहामा निकलेगा, इतनी जायदाद पाकिस्तान से इतना पैसा बाहर गया है ना, वो पैसा लाना कैसे है, उसके लिए अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट, कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपने कोशिश की नहीं है। हम सियासत की नजर ले जाते हैं। अगर वाकई वो चाहते होते हैं, पिछली गवर्नमेंट अगर चाह रही होती तो वो पनामा के हवाले से अगर चाहती तो इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त करा सकती थी। फिर दूसरी जो बात है ना, आगे इस स्टेप को यानी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाने के लिए सरकारी अफसरान के हवाले से जो मैंने बात की है, फिर मैंने प्राइवेट बिजनेसमैन के हवाले से बात की है, जब तक इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, यानी वो तो एक अजहर साहब, अगर वजीर आजम आज 5 बजे उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, अगर वजीर आजम आज ऑर्डर करते हैं कि डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो नैब है, वो FIA है, बाकी इदारे हैं, तो क्या ये काम हो सकता है, या इसके लिए फिर वो जो कानूनी हुक्म की बात कर रहे हैं कि कानून में यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर चीज़ें, वो उसमें फिर प्रॉब्लम और हर्डल्स आएंगी? क्या वजीर आजम के ऑर्डर्स के बाद कोई चीज़ हो सकती है? अच्छा देखिए, यहाँ 2 बातें हैं ना। यहाँ बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के पास इख्तियार है सेक्शन 18 के तहत ये सारे का सारा मामला जो है ना वो नैब को भिजवा दे, कि नैब इसको करके बाकायदा नैब इसकी GIT बनाए, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर, प्रोब करे, और जो नैब के हवाले और नैब फिर आगे देखे कि कौन से केसेस नैब ने देखना है, कौन से FIA की जुरिसडिक्शन में आएंगे, कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे। या दूसरा तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई थी और गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इसकी एक GIT बना दे। तीसरा तरीका कार है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, जैसे कई मामलों की हमने आटा चीनी के हवाले से, IPPs के हवाले से, बैंकों के कर्जों के हवाले से, और हमने खास तौर पर अभी पिछले दिनों जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन ये काम बड़ा लेंथी और डिले वाला काम है, यानी इसको एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। और इसके लिए अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी TOR तय कर दें
तय करने के बाद लिमिट दे दें कि 1 महीने में, 1.5 महीने में, और बाकायदा JIT एक बनाने की बजाय को 10-12 लोग इसमें इन्वॉल्व करें, इसका ताकि यानी जो खासतौर पर प्राइवेट लोग हैं, जो टैक्स वाले हैं, वो अलहदा काम कर रहे हो, जो सरकारी अफसरान हो उनकी अलहदा बन जाए, जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी अलहदा बन जाए। यानी ये डेज के अंदर ये काम हो सकता है, और उसमें ये तय भी कर दें कि आपने TUR में तय करना है कि कानून साजी क्या होनी है, पैसे को बाहर जाने से रोकना कैसे है, फैटअप से रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, कौन कौन से कानून बनाने हैं, कानूनी हुक्म कैसे पूरे करने हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं UN कन्वेंशन और करप्शन मौजूद है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये पैसा जो निकल के यहाँ से जिन मुमालिक में जा रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी या अपना अमेरिका या स्विट्जरलैंड के अंदर कोई गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ से निकाल के दिया है उन्होंने अपनी इकोनॉमी में, वो क्यों चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि ये सेफ हेवन रहे, यहाँ से पैसा निकले और वो उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करे। जहां एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखने वाला है वो ये है कि UNO या बाकी इदारे जो है वो इस मामले में कुछ करना चाहते हैं। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं। यानी ये सारी जो चीजें थी, ये चीजें वो नहीं है, ये पुरानी सारी रिकॉर्ड में मौजूद थी, ये पहले क्यों नहीं आ सकती थी कि ये सारा कुछ करने के बाद, पैसा लेने के बाद, हजम करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आगे क्यों? आगे आप लोगों को मौका आप लोगों के पास है कि आप फैटअप का जो प्रेशर गरीब ममालिक की तरफ या अंडर डेवलप ममालिक की तरफ हो, वो इन लोगों की तरफ भी आए कि वो असल तो इनको रोके। यानी यहाँ से पैसा बाहर जो भी लेके जाता है वो पाबंदी हो कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो वो मुल्क भी बाकायदा का इन्वॉल्व होगा, उसके अगेंस्ट भी फौजदारी जुराइम होंगे। ये वाला मामला भी जो है ना, ये बैठ के आपकी जो JIT बनाई जाएगी या फर्ज करें कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाए, तो इस मामले को अगर डीपली अगर लेकर देखा जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि पनामा में भी यही शोर डलता रहा। आज सिराजुल्लाह कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ के अलावा, ओ भाई आप लोग खामोश बैठे थे, इतने सियासी जमातें खामोश बैठ रही है, किसी ने आकर पनामा के लोगों के लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश काबिज की। पंडोरा बॉक्स अभी आ गया है, सियासत लगे ना लगाते रहे, इमरान खान का नाम या बाकी लोगों का नाम निकल आया, फिर उन्हीं खानदानों के लोग, उन्हीं लोगों के नाम निकल आए, और फिर हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। हमें अब सियासत की तरफ नहीं जाना, हमें पॉजिटिविटी सोचनी है कि इस मामले का अल्टीमेटली सोल्यूशन कैसे निकलना है, इन चीजों को एक सर्कल में कैसे लेके आना है, और ऐसा एक मैकेनिज्म तय किया जाए जो यहाँ देखें। एक बात है कि आपकी मुल्क की इकोनॉमी में देखिए लीकेज कहाँ है। आपके मुल्क से पैसा जब निकल के जा रहा है ना, आज देखिए टर्की ने क्या हालात बना लिए हैं, अभी अफगानिस्तान की करेंसी देखिए कितनी स्टेबल है। वजह क्या है कि उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह की लीकेज यहाँ से निकले, यहाँ का, और ये एक और मौका देना चाहिए इन्हें जाना चाहिए। वो जितने एसेट वगैरह हैं वो पाकिस्तान लाने के लिए कोई ऐसा निजाम, एक ऐसा सेटअप बनाए कि ऑफशोर कंपनी के जितना पैसा है वो पाकिस्तान में डिक्लेयर करें, को टैक्स इंसेंटिव देंगे हम इस तरह की कुछ चीजें बनाएंगे ताकि लोगों को एतमाद बहाल हो और लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। अजहर साहब, अशराफिया की इकोनॉमी, अशराफिया के फैसले, अशराफिया पर कैसे अपने खिलाफ कर सकते हैं? आप खुद फरमा रहे हैं अजहर साहब के उस वक्त 400 लोगों के नाम थे, उस दौरे हुकूमत में भी कोई तहकीकात नहीं हुई, ये दौरे हुकूमत को भी 3 साल गुजर गए, इन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब जब हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं, अपोजिशन के भी नाम हैं, फिर जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे कि हुकूमतें गिरा दी जाएंगी अगर इस तरह के कोई मामलात हो जाएं, तो फिर तो हम हनूज दिल्ली दूरस्त वाला मामला है। अजहर साहब मुतालिबात करते रहें, शाहिद साहब बात करते रहें, मुदस्सिर इकबाल बात करते रहें, सर फ़र्क तो कोई नहीं फिर पड़ेगा। हम तो फिर आज जो आप कह रहे हैं कि ये किया जाए, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, वो होती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, पवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, बात सिर्फ इतनी है कि इससे पहले यानी मैं को तकरीबन 20 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ इन सारे मामलात में। मैं नाउमीद इसलिए नहीं, हज सस्ता कराने की कोशिश की, कोटों में आए, 15 साल लगे, हो गया। फिर हमने चीनी की कीमतें फिक्स नहीं होती थी, हम छेड़ते रहे, करते रहे, कोटों में आए। इस गवर्नमेंट ने रास्ते बड़े जबरदस्त दिए हैं, यानी इन्होंने हर्डल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। अगर स्मूथ सिस्टम की तरफ आप जा रहे हो तो मैं तो उम्मीद इसलिए हूँ, मैं दिखे ना, जहां तक बात है बड़ी अभी कानून साजी के हवाले से 2 काम जब तक नहीं होंगे, जब तक आपके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से एग्रीमेंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन बाहर से लेनी है, करनी है, जिन जिन मुल्कों के हवाले से है। अब अभी तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग अभी नई ऑफशोर कंपनियां तो बंद हो रही है, जितनी आपके पास डाटा है ना सारा। अब तब से ये चीजें पनामा के पास लीक हुई है ना, तो लोग बड़े मोहतात हो गए हैं। वो नई कंपनियों की तरफ बड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट अपने बड़े तरीके से बैठकर कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये पकड़े जाएंगे, इसीलिए नई के हवाले से वो अवॉइड कर रहे हैं। जितनी आपके पास डाटा और डिटेल आई है सारी पुरानी के हवाले, फर्ज करें नई बन भी रही है, लेकिन अब नई बनने के हवाले से आप रोक नहीं सकते हैं कि वो उनके मुमालिक में यहाँ से बंदा, आपको जब तक यहाँ से पैसे की लीकेज नहीं रोकेंगे ना,
यहाँ से पैसा यानी क्या है, पैसा कैसे जाता रहा है? एक तो आप हुंडी के जरिए, हुंडी आज भी हो रही है, आपके सामने हो रही है, या बंदा कह दे कि मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है, कोशिश की इस गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ तो लेके आए, लेकिन हो रही है। फिर पैसा रुपया स्मगल होता है, यहाँ से ईरान जाता, यहाँ से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से भारत आता, दहशतगर्दी का इस्तेमाल होता, अपना कराची से लांचों की शक्ल में पैसा जाना, गोल्ड जाना, ये नॉर्मल बात है। और दुबई के पोर्ट पर वहां तक पहुंच जाना, और ये पैसा तो देखा, जब तक यहाँ से जाना नहीं निकलेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको सख्त कानून साजी करनी है, और वो कानून आप करें, लेकिन वो बिल्कुल इसमें, लेकिन यहाँ करेगा कौन? आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्लियामेंट में खुद आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आप कानून भी लेके आएंगे, कानून पास करने में मदद नहीं करेगा, अपोजिशन 100 बहाने करेगा। आपने बोल नहीं, इसमें बड़ा क्लियर स्टैंड देख लिया और आपने सुन भी लिया कैसे रोकना है, कैसे ये हो रहा है, और अब पाकिस्तान कैसे इन मामला को लेकर चला जाए। मैंने पीटीवी न्यूज़ पर भी जावेद इकबाल से, वो भी ज़रा डिफरेंट एंगल से गुफ्तगू, कुछ चीज़ें से ओवरलैप कर रही होंगी, लेकिन आप तो क्लियर आ जाएगी। ज़रा चलते हैं वो पीटीवी न्यूज़ में मैंने क्या कहा है। बहुत शुक्रिया जय साहब, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूंगा, लेकिन जरूरी है आम आदमी को ये क्लियर करने के लिए। पनामा में बेसिकली ऑफशोर कंपनियां बनाना, बीवीआई कंपनियां बनाना, बहामास के कंपनियां बनाना, ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन असल जो बात है, जो बुनियादी तौर पर है कि गरीब ममालिक का पैसा चोरी करके ये बनाने का मकसद यही है कि वहां वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें और लेयरिंग करके अपना कॉर्पोरेट अनवेल करना पड़ता है। असल नाम तो सामने नहीं आते। अभी भी नवाज शरीफ ग्रुप के अगर देखा जाए और खानदान के तो 15-16 कंपनियां आई हैं, ये तो कोई 30-40 के करीब कंपनियां जो अभी डिस्क्लोज होने हैं। अभी जुनैद सफदर का नाम भी आप आ रहा है, वो सामने आ जाएंगे। पनामा में जब नाम आए थे तो उस वक्त बुनियादी तौर पर चाहिए यही था कि उस वक्त के वजीर आजम को इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई जुडिशल कमीशन बनाते। मैं अभी आगे चलने से पहले मैं इमरान खान साहब से मुतालबा करूंगा कि इसमें हाई पावर्ड JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो 3 तरह से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करे। मैं उसकी तरफ अभी आने लगा हूं। वो इन्होंने नहीं किया। पहला काम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, नवाज शरीफ का ये काम था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह लेते थे, वो जी आप अपनी बात जारी रखिए अजहर सिद्दीक साहब। देखिए, मैं बात यही कर रहा था कि बुनियादी तौर पर यहाँ 3 तरह के केसेस अभी आपके सामने आएंगे। एक केस है मिस डिक्लेरेशन का, जैसे नवाज शरीफ ने तनख्वाह अपने बेटे से ली, ऑफशोर कंपनियों में डिक्लेयर नहीं की, वो सादिक और अमीन आर्टिकल 62 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हुए। जितने भी पार्लियामेंटेरियन आपके हैं, अभी जैसे अलीम खान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन अलीम खान साहब की सारी कंपनियां डिक्लेयर हैं, वो मैंने भी देखी हैं सारी। उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, नॉमिनेशन पेपर के अंदर सारी की सारी डिक्लेयर की हैं। तो ये नहीं, यानी अब ये बड़ा वादे तौर पर है, जब आपने मिस डिक्लेयर किया नहीं, टैक्स पूरा दिया है, तो आप नाअहल नहीं हो सकते हैं। ये कैटेगरी पहली है। साथ साथ ये देखना पड़ेगा, जैसे नवाज शरीफ का आया था, ना सिर्फ मिस डिक्लेरेशन थी बल्कि वो जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी ऑफशोर कंपनीज में, उनका मनी ट्रेल नहीं था, पैसे नहीं थे। जब वो पैसे नहीं है तो ये करप्ट प्रैक्टिस का कहलाएगा, और इसमें नैब फिर आएगा, नैब इंटरवीन करेगा। इसके अंदर चाहे सरकारी अफसर आ जाए या पब्लिक ऑफिस होल्डर आ जाए, सरकारी अफसरन के तहत भी नैब इंक्वायरी करेगा, और उनकी आमदन से ज्यादा असासे होंगे तो नैब इसमें इंक्वायरी करके उन्हें बाकायदा, और नवाज शरीफ को यही असासे छुपाने की वजह से फिर बाद में 10 साल की सजा और 7 साल की सजा मरियम नवाज को भी हुई थी, नवाज शरीफ को भी 2 केसों में सजा हो चुकी है। दूसरी कैटेगरी में आपको सरकारी अफसरान की बता दी है कि वो, और सरकारी अफसरान अगर किसी सियासी के रिश्तेदार हैं तो फिर साथ साथ वो भी फंसेंगे। तीसरी कैटेगरी जो है ना, और वो भी मैं बड़ा वाजे क्लियर कर दूं, आपने देखा कि अपना अलीमा साहिबा का जो इमरान खान साहब की बहन है, उनको बदनाम किया जाता है इस हवाले से कि जनाब उनके खिलाफ काम कोई नहीं हुआ, भाई उनका नाम भी तो आया था। भाई बुनियादी तौर पर वो एक टैक्स गुजार थी। टैक्स गुजार जब अपनी आमदन डिक्लेयर नहीं करता तो वो कंसीलमेंट है, टैक्स अवेजन है। टैक्स अवेजन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जब ये सारे मामले आए तो बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर जितना टैक्स बनता था वो टैक्स अदा कर दिया और बात खत्म हो गई। तीसरी कैटेगरी जो है ना आपकी, वो ये आती है कि जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं और पाकिस्तान के अंदर वो बाकायदा टैक्स में डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो उनके कंसीलमेंट के केसेस बनेंगे और उनकी बाकायदा टैक्स डिक्लेरेशन का चीजें सारी सामने आएंगी और महकमा टैक्स कार्रवाई करेगा। अब ये 3 तरह की कैटेगरी को इकट्ठा करने के लिए, यकजा करने के लिए साबका वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2016 से लेकर 2018 जब तक उनकी गवर्नमेंट है कोई एक्शन लिया था, क्योंकि बदनीति पर अमल उनका मबनी था। इमरान खान साहब को मेरी गुजारिश यहाँ पर है, या मैं अपना एक लीगल माइंड दे देता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पर या तो एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हाई पावर्ड या अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन तश्कील देना चाहिए जो इन तीनों एस्पेक्ट को सामने रखकर देखिए। सबसे पहला काम तो है कि इन जितनी कंपनियां आई हैं
इनके जितने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, जहां कहीं भी है, उनके असासे जो है ना वो डिक्लेयर किए जाए कौम के सामने, ताकि कौम को पता चल सके कि डिक्लेरेशन है या नहीं है। फर्ज करें हर कोई अवॉइड करेगा तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास का जिक्र आएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चीजें दे सकता, अगर देगा तो लोग अदालतों में चले जाएंगे। तो यहाँ जैसे ही अब जीआईटी अब तश्कील दी जाएगी, जीआईटी में तश्कील देकर जीआईटी ज्यादा तश्कील दी जा सकती है, जो कि 700 के करीब नाम लिए जा रहे हैं। तो अगर 100 के हवाले से 7 कमेटियां भी तश्कील देकर 100 केस पकड़ ले तो आपके पास 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो है ना एक एक चीज सामने आ जाएगी, उसी टीओआर में तय हो जाएगा। फिर आप कैटेगराइज कर लेंगे कि ये मिस डिक्लेरेशन के केस है, करप्शन प्रैक्टिसेस के केस है। देखिए जावेद साहब, एक बड़ा अहम जो इशू है ना ऑफशोर कंपनियों में मसला है कि लेयरिंग बहुत है, इसे हम कॉर्पोरेट अनवेल कहते हैं कि एक कंपनी एबीसी के नीचे डीईएफ है, डीईएफ के नीचे जीएच है, और इस तरह की आप असल कंपनी तक पहुंचने में बड़ा, और वो आपका एक्सेस नहीं है। यानी आप आज भी चाहें आप ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से, बीवीआई कंपनियों से, पनामा में, बहामा से, वहां से इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं है। उसमें सबसे जो बड़ी रुकावट बने रहे वो आपको याद होगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का एक एक्ट बनाना चाहा था, सारी अपोजिशन मिलकर बैठ गई और वो एक्ट पास नहीं होने दिया उन्होंने। उस एक्ट का मकसद यही था कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, इकट्ठी करनी है, वो इंफॉर्मेशन आ सके। यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 मौजूद है पूरी दुनिया के हवाले से, लेकिन बात यह है कि वहां ये जितने बड़े ममालिक है वो इंफॉर्मेशन देते नहीं है। यानी कानून बने हुए हैं अपना बुनियादी तौर पर, अगर आ जाए अपना प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002, अगर इंडिया में, अगर आप यूके में देखा जाए वो भी बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर नैब का कानून मौजूद है। नैब के कानून के में देखिए, नैब के कानून में एक सुकम थोड़ा सा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसके अंदर कवर नहीं होता है। यानी आपको मनी लॉन्ड्रिंग को जोड़ना है करप्शन के साथ, तो जरूरत इस अमर की है कि इसी एक्ट का हाथा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि हम बड़ा क्लियर कर दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग पब्लिक ऑफिस होल्डर करेंगे ना वो भी करप्शन का जुमरे में आएगी, वो भी करप्शन कहलाएगी। हम प्राइवेट आदमी को हटकर अलग करके, यानी एक कानून साजी इस कॉन्टेक्स्ट में करने के लिए मैं जो डिमांड कर रहा हूं ना, एक तो मैं डिमांड कर रहा हूं जुडिशल कमीशन ये सारा हाथा देखे, वही जुडिशल कमीशन वो बैठकर ये देखे कि ये कानून साजी किस तरह सख्त की जा सकेगी, ताकि आइंदा से इस तरह का कोई काम करने से पहले अगर वो करता है तो उसको पता हो कि उसके नुकसान कितने। यानी आप देख रहे हैं सागडार के बेटे का आप क्या कर लेंगे, वो तो पाकिस्तान के अंदर है भी नहीं। अगर आप जुनैद सफदर का क्या कर लेंगे, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। सलमान शहबाज यहाँ, नवाज शरीफ यहाँ से भाग के चला गया है, हसन हुसैन यहाँ से भाग के चले गए। आप उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आपके यहाँ सबसे जो बड़ी हर्डल है ना कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के जुरिसडिक्शन में आना नहीं, और उसके लिए हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने देखिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा पैदा की है। हमारे पीटीआई के जो लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सही तरह चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर बैठकर इसको सोचें, और ये अब एक मौका आ गया है और अब इनके पास मेजोरिटी मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कौमी असेंबली में मौजूद है, सेनेट में मौजूद है। अगर सेनेट में कम भी है तो ज्वाइंट इजलास बुलाकर इस तरह की कानून साजी अभी कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा जाती मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ये मौका उनके पास आ चुका है और वो इस पे इनिशिएटिव लेंगे। इस तरह नहीं कि नवाज शरीफ जब पनामा का मामला आया था, अपने केस को बचाने के लिए उन्होंने किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं की थी, लेकिन मौजूदा दौर में लग ये रहा है कि इमरान खान पंडोरा बॉक्स और ये पंडोरा ये इसमें और पनामा के वाले दोनों चीजों को सामने रखकर काम करेंगे। और देखें यहाँ मैं एक चीज भूल गए हैं जो बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस वाले मैटर को टेकअप किया था। दुबई के प्रॉपर्टीज निकालनी थी, जहां अलीमा ने जो है जाकर टैक्स जमा करवाना पड़ा था, लेकिन उनको इस तरह बिला वजह तनकीद का निशाना बना के बदनाम किया। उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की इस कौम के लिए। आज जो एसिड रिकवरी यूनिट ये सारा जो बना हुआ है, उसके पीछे काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था कि उसका फुल बेंच बैठ के ये सारे मामला को देख रहा था, लेकिन हमने सियासतदानों ने अपने आप को बचाने के लिए वो सारे मामले को पीछे रख दिया। जी नाजरीन, आपने पीटीवी न्यूज पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ। ये पंडोरा बॉक्स सियासतदानों के गले का तौक है, इन्होंने तबाही की है, ये कभी नहीं चाहेंगे ये मुल्क आगे की तरफ चला जाए। मैं प्रोग्राम चूंकि बहुत लंबा हो गया, एक वादा किया हुआ था, इस तरह आप लोग ट्वीट पे बात करते रहते हैं, और वो एक ट्वीट है वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। ये राबिया बीबी हैं जी, मुल्क दुश्मनों के सामने ढाल। अब ये जो कुछ कहा उन्होंने, नवाज शरीफ को इंग्लिश आती नहीं, मगर अमेरिका के दौर पर ऐसी टाई लगाता था जैसे जो भी हम मैनेजर का जो भी वट एवर इट इज़, ये फरमाइश थी उनकी, तो फरमाइश मैं पूरी कर रहा हूँ। बैकग्राउंड पर ये ट्वीट भी चल रहा होगा और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की बातें सारी जवाब देता रहूँ।
अब पंडोरा बॉक्स में मैं आगे क्या करने लगा हूं, मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा आपको कि मैं जो बड़ा सख्ती से पनामा और पंडोरा में मैं बहुत आगे आगे एक्शन लेने लगा हूं, वो अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।